हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। तो काफ़ी समय से ये डिमांड थी कि सर जो सेट का पेपर 2012 और 13 के अंतर हुए हैं उनको सॉल्व करवाया जाए। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेट 2012 के अंतर जो पेपर सेकंड है उसको, क्वेश्चन पेपर सेकंड को, और उसके अंदर भी जो रियल एनालिसिस वाला पार्ट है उसी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अदरवाइज वीडियो है वो काफ़ी लंबा बन जाए। तो सबसे पहले हम जो रियल एनालिसिस वाला पोर्शन है सभी पेपर का उसको डिस्कस करेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर लगभग 10-11 क्वेश्चन हैं वो रियल एनालिसिस से पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वो काउंटेबिलिटी का है। तो काउंटेबिलिटी से नेट के अंदर भी कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन है वो हर साल पूछे जाते हैं। तो हमें काउंटेबिलिटी का कंसेप्ट के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर से। तो ये आला सीक्वेंस के अंदर आता है टॉपिक लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर। नेट में भी यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है और आसान क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की बात करूँ तो मैं सीक्वेंस से पूछा गया है कि कौन सी सीक्वेंस कोची है और कौन सी नहीं है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कोची सीक्वेंस, अगर मैं बात करूँ आर या आर एन के अंदर कोची और कन्वर्जेंट हैं वो इफ एंड ओनली होती है। अगर कोई सीक्वेंस कोची है तो कन्वर्जेंट है और कन्वर्जेंट है तो कोची। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन पूछा गया है इंटीग्रल यानी कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल से पूछा गया है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल कौन से होते हैं? या तो जो ये लिमिट होती है या बोलो रेंज ऑफ लिमिट है ये अनबाउंडेड हो, या जो फंक्शन गिवन है यहाँ पर एफ एक्स ये अनबाउंडेड होता हो, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कब कहलाता है? जब ए और बी में कोई एक क्या हो जाए इनफाइनाइट हो जाए, या दोनों भी हो सकते हैं, एटलीस्ट वन क्या हो जाए इनफाइनाइट, यानी ए टू इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट टू बी या माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, यानी रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है वो अनबाउंडेड हो जाए, या जो फंक्शन एफ एक्स है वो इनमें से किसी एक पॉइंट पर या इसके अंदर किसी एक पॉइंट पर क्या हो जाए अनबाउंडेड हो जाता है, तब भी हम क्या बोलते हैं ये इंटीग्रल है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल। जैसे 0 से इनफाइनाइट, या मैं बोलूँ 1 से इनफाइनाइट 1/x dx, यहाँ पर है तो 1 से इनफाइनाइट ये रेंज ऑफ लिमिट अनबाउंडेड हो गई, या 0 टू इनफाइनाइट 1/x dx, या मैं लिखूँ 0 से 2, तो यहाँ पर ये फंक्शन 0 पे क्या हो गया अनबाउंडेड हो गया। कितना आएगा इसकी वैल्यू इनफाइनाइट। तो इस टाइप के जो इंटीग्रेशन है वो क्या कहलाते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाते हैं। तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है इम्प्रॉपर इंटीग्रल से। क्वेश्चन नंबर मैं 5 की बात करूँ तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कॉन्टिन्यूटी वाले पार्ट से, कि ये फंक्शन आपको गिवन है और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन में रिजल्ट बताया भी था और यहाँ पर भी डिस्कस कर लेंगे। तो कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूस, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस कहाँ पर है? आर पर है, आर माइनस क्यू पर है, या नेचुरल नंबर पर है, या किसी भी पॉइंट पर नहीं है आर के, यानी कि कॉन्टिन्यूटी वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंशिएबिलिटी वाले पार्ट से, कि कौन सा फंक्शन है वो ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु पर डिफरेंशिएबल है, यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी वाले पार्ट से भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो डोमेन पूछा गया है फंक्शन का। तो ये फंक्शन दो फंक्शन का सम है f बराबर g प्लस एच। तो g का डोमेन और h का डोमेन निकाल कर अगर उनका इंटरसेक्शन ले लें, डोमेन ऑफ g इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ h, ये डोमेन है वो क्या हो जाएगा f का डोमेन हो जाएगा। तो यानी कि दो फंक्शन का सम फंक्शन है, तो f का डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे इन दोनों फंक्शन का डोमेन निकाल कर उनका इंटरसेक्शन ले लेंगे, यानी फंक्शन के डोमेन से भी क्वेश्चन पूछा गया। तो ये मेरे पास 7 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट ये मेरे पास आ गया है लीनियर अलजेब्रा का यानी मैट्रिक्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, यानी यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया है। तो कोई भी सीरीज अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास कोई सीरीज है समेशन एक्शन, तो अगर मैं मॉडुलस ले लेता हूँ तो मोड लेने के बाद अगर सीरीज कन्वर्जेंट हो जाती है तब हम क्या बोलते हैं
ये सीरीज है वो अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो ये सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन है बाउंडेड वेरिएशन और इसके डेरिवेटिव बाउंड है या अनबाउंडेड है। तो यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बाउंडेड वेरिएशन से। और इसके बाद हम बात करें आगे तो ये बोल्जोनो-वाइस्ट्रास प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछा गया। आप सभी जानते हैं, अगर मैं सेट की बात करूं, इनफाइनाइट बाउंडेड सेट है जे लिमिट पॉइंट, या सीक्वेंस में क्या होता है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस है जे लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट का दूसरा नाम क्लस्टर पॉइंट भी होता है, अकुमुलेशन पॉइंट भी होता है। तो अगर आपको बेसिक वो डेफिनेशन पता है या बोल्जोनो स्टेटमेंट थ्योरम का स्टेटमेंट पता है तो आप डायरेक्ट ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें, ये क्वेश्चन रियल एनालिसिस थे। आगे क्वेश्चन है वो किसे आ जाएगा, ये लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन आगे कुछ कॉम्प्लेक्स के आ जाएंगे। तो यहाँ से आप देख रहे हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। आपने अगर क्वेश्चन देखा है, ये हो गया बोल्जोनो-वाइस्ट्रास प्रॉपर्टी सीरीज से हो गया, बाउंडेड वेरिएशन से हो गया, उसके बाद ये क्वेश्चन सेट से हो गया, कॉन्टिन्यूटी से हो गया, डिफरेंशिएबिलिटी से हो गया, काउंटेबिलिटी से हो गया। हर टॉपिक से एक क्वेश्चन उठाया गया है, बहुत ही आसान, जो सबसे सिंपल क्वेश्चन है वही पूछा जा रहा है। तो सेट के अंदर हमें क्या करना है, प्रत्येक टॉपिक को पढ़ना है, कोई भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट समझना है और उससे इंपॉर्टेंट जो भी रिजल्ट हैं उसको पढ़ना। नेट की तरह ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। तो अब हम यहाँ पर इन क्वेश्चनों को देखें। तो इन क्वेश्चनों को ये नहीं कि हमने पढ़ लिया ये गलत है ये सही है टिक लगा दिया, ये तो आप आंसर की में भी देख सकते हो। हमें देखना है कि कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे यूज आ रहा है, ठीक है। तो कंसेप्ट समझने के लिए हमें थोड़ी सी बेसिक जानकारी उस कंसेप्ट के बारे में होनी आवश्यक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करें काउंटेबल सेट के बारे में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट के बारे में। तो कोई भी सेट है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो होता है काउंटेबल सेट, काउंटेबल, और एक होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल सेट का दूसरा नाम होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, गणनीय, जिसको गिना जा सके, और अनकाउंटेबल सेट होता है अगणनीय, जिसकी गणना नहीं की जा सकती। काउंटेबल सेट है वो सेट कौन सा, कि एक ऐसा सेट है जो या तो फाइनाइट सेट हो, या तो फाइनाइट हो, या क्या हो, डी न्यूमरेबल हो, या बोलो काउंटेबली इनफाइनाइट हो, डी न्यूमरेबल, या तो फाइनाइट सेट हो या डी न्यूमरेबल सेट हो। तो डी न्यूमरेबल सेट है वो कौन सा सेट होता है, ऐसा सेट है जो सिमिलर हो किसके, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी एक ऐसा सेट है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सिमिलर सेट हो। और सिमिलर सेट किससे बोलते हैं, ए बी के सिमिलर कब होगा, जब नंबर ऑफ एलिमेंट ए में क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट बी के इक्वल हो, या मैं बोलूँ ए की कार्डिनलिटी और बी की कार्डिनलिटी सेम हो, या मैं बोलूँ ए और बी के बीच में एक बाइजेक्टिव मैप एग्जिस्ट करती हो, तब वो सेट क्या हो जाएंगे, सिमिलर सेट हो जाएंगे। तो डी न्यूमरेबल सेट या काउंटेबली इनफाइनाइट सेट या इन्यूमरेबल सेट, ये सभी एक ही हैं। तो वो सेट कौन से होते हैं, जो सेट सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सिमिलर सेट हो, या इक्विवेलेंट सेट हो, या इक्विपोटेंट सेट हो। ये अलग अलग नाम है, सिमिलर सेट, इक्विवेलेंट सेट या इक्विपोटेंट सेट। तो जो सेट सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सिमिलर है वो डी न्यूमरेबल सेट कहलाता है। अब फाइनाइट सेट भी मेरे पास या तो एम्प्टी सेट हो, एम्प्टी सेट, या मेरे पास एक सेट जो एन एन के सिमिलर हो, और एन एन मेरे पास क्या होता है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, या तो एन एन के सिमिलर हो जाए या एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट होता है। तो वो सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट, जो नेचुरल नंबर के सिमिलर है वो डी न्यूमरेबल सेट, और इन दोनों में से कोई भी एक हो तो वो क्या हो जाएगा, काउंटेबल सेट। तो काउंटेबल सेट कौन डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऐसे सेट जो या तो फाइनाइट हो या काउंटेबली इनफाइनाइट हो या डी न्यूमरेबल। फाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ए सेट एस इज सेट टू बी फाइनाइट इफ आइदर इट इज एम्प्टी सेट और इट इज सिमिलर टू एन एन, यानी एन एन सेट के सिमिलर हो, और एन एन एक सिंबल है, इसका मतलब फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का कलेक्शन। तो ये मेरे पास कोई भी सेट है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट। और अनकाउंटेबल सेट जो काउंटेबल नहीं है, जो
काउंटेबल नहीं हो, अनकाउंटेबल सेट कहलाते हैं। जैसे सेट ऑफ रियल नंबर है, अनकाउंटेबल सेट कहलाते हैं। सेट ऑफ इरेशनल नंबर है, वो भी अनकाउंटेबल होता है। तो अगर मैं मोटा मोटी देखूं तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी, सेट ऑफ इंटीजर की कार्डिनलिटी, सेट ऑफ रेशनल नंबर की कार्डिनलिटी, इनकी कार्डिनलिटी सेम होती है। और ये सारे के सारे सेट हैं वो डी न्यूमरेबल सेट है, और इनकी कार्डिनलिटी होती है LF नोट। कितनी? LF नोट। और सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर है, इन सेट की कार्डिनलिटी है वो होती है C, कंटिन्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूम। अब हम बात करें, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज काउंटेबल सेट। सबसे पहले ऑप्शन है कैंटर टेनरी सेट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक सेट है, ये अपने आप में बहुत ही अलग है। जो सेट थ्योरी के फादर हैं कैंटर महोदय, उन्होंने इस सेट का इजाद किया था। तो कैंटर सेट क्या होता है, इसको हम कभी बाद में डिटेल से देखेंगे। इसके अंदर होता क्या है कैंटर सेट के अंदर, ये 0,1 एक क्लोज इंटरवल है। 0,1 एक कोई भी एक क्लोज इंटरवल है। क्या करते हैं, इसको हम 3 बराबर भागों में बांटते हैं। तो इसका जो मिडल मोस्ट वाला हिस्सा है उसको हटा लेते हैं, ओपन। तो ये मेरे पास आ जाएगा 0, 1/3, 2/3 और 3/3। तो 0 से 1/3, फिर 2/3 से 1 क्लोज। ओपन 1/3 से 2/3 है, ये हिस्सा हम हटा देते हैं। तो मेरे पास 2 भाग बचेंगे। वापस इसके 3 भागों में बांटते हैं, वापस 3 भागों में बांटते हैं। फिर ये वापस अंदर वाला हिस्सा है ये वापस हटा लेते हैं, ये वाला पार्ट है ये वापस हटा लेते हैं। तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 0, ये आ जाएगा मेरे पास 1/3 है ना। इसको 3 भागों में बांटेंगे तो 1/9, 2/9 और 3/9। तो ये हिस्सा आ गया। इस प्रकार हम इनको बांटते रहेंगे, 4 हिस्सों में हो गया। वापस इन सभी में मिडिल मोस्ट हिस्सा है वो हटाते रहेंगे। तो अगर मैं इस सेट को नाम दे दूँ C0, ये मेरे पास C1 हो गया, ये मेरे पास C2 हो गया। C1 के अंदर क्या हो जाएगा, 0 से 1/3 यूनियन 2/3 से 1। C2 में ये वाला हिस्सा यूनियन ये, यूनियन ये, यूनियन ये, इन 4 सेट का यूनियन। फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, जो भी CI हैं, C0, C1, C2, C3 डॉट, ये प्रोसेस है वो इनफाइनाइटली रिपीट होता रहेगा। और इनका इंटरसेक्शन लेंगे I बराबर 0 to इनफाइनाइट। तो ये सेट आता है, ये सेट मेरे पास कैंटर सेट है। क्या है ये? कैंटर सेट, या इसको कैंटर टर्नरी सेट भी बोलते हैं। तो इसके बारे में हम कभी डिटेल से एक पूरा वीडियो में चर्चा करेंगे। जो कैंटर सेट है उसकी खास बात क्या है, सबसे पहले कैंटर सेट है ये अनकाउंटेबल होता है। डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछ सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए अनकाउंटेबल सेट होता है। दूसरी चीज क्या होती है इसकी, बाउंडेड होगा, क्योंकि 0, 1 के बीच में ना, तो ये हो जाएगा बाउंडेड सेट। और उसके बाद ये होता है क्लोज सेट, यानी इसका प्रत्येक लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है। या मैं बोलूँ इसका जो भी सेट है वो प्रत्येक एलिमेंट इसका लिमिट पॉइंट होता है। एवरी पॉइंट ऑफ कैंटर सेट इज लिमिट पॉइंट। दिस इंप्लाइज ये परफेक्ट सेट भी होता है, परफेक्ट सेट भी होता है। तीसरी चीज ये बाउंडेड और क्लोज हो गया तो एक कॉम्पैक्ट सेट भी होता है। क्या होता है? कॉम्पैक्ट सेट भी होता है। तो इसके बारे में ये आपको चीजें हैं वो पता होना चाहिए। अनकाउंटेबल है, बाउंडेड होता है, क्लोज, बाउंडेड प्लस क्लोज रियल नंबर में क्या होता है? कॉम्पैक्ट सेट होता है, परफेक्ट सेट भी होता है। इसका कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होता है। या मैं बोलूँ इट डज नॉट कंटेन इंटीरियर पॉइंट, यानी इसका कोई भी पॉइंट है वो इंटीरियर पॉइंट नहीं होता। या मैं बोलूँ कि इंटीरियर पॉइंट को कंटेन नहीं करता, बट इसका प्रत्येक पॉइंट है वो लिमिट पॉइंट होता है। तो ध्यान रखना इस चीज का भी। तो ये सेट ऑफ पूछा क्या इसने पूछा काउंटेबल, तो कैंटर टर्नरी सेट तो अनकाउंटेबल होता है, तो ऑप्शन फर्स्ट तो नहीं हो सकता। सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, यहां से मैंने बताया भी था कि ये सेट अनकाउंटेबल होता है। अगर यहां से हम नहीं देखें तो हमें पता है कि R है वो क्या होता है? Q यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। और Q है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सिमिलर होता है, यानी ये तो मेरे पास काउंटेबल, ये काउंटेबल होता है। अब हम जानते हैं R क्या है, मेरे पास अनकाउंटेबल होता है। क्या होता है? अनकाउंटेबल। अब बात रही Q की, अगर Q काउंटेबल हो जाएगा तो हम जानते हैं
कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। रिजल्ट हम काउंटेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर ये भी काउंटेबल हो जाएगा, ये भी काउंटेबल हो जाएगा, तो इनका यूनियन काउंटेबल यानी आर काउंटेबल हो जाएगा। बट विच इज कॉन्ट्रोडिक्शन, ये तो पॉसिबल नहीं है। दिस इम्प्लाइज क्यू कॉम्प्लीमेंट को क्या होना पड़ेगा, अनकाउंटेबल होना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम इसका प्रूफ भी करते हैं कि आर बराबर क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। अगर क्यू कॉम्प्लीमेंट भी मेरे पास अनकाउंटेबल हो जाएगा और क्यू तो काउंटेबल है ही, और क्यू कॉम्प्लीमेंट भी काउंटेबल हो जाएगा, तो इनका यूनियन है वो रियल नंबर होता है, वो भी काउंटेबल हो जाएगा। तो यहाँ से कंट्राडिक्शन आ जाता है। तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर भी अनकाउंटेबल होगा। सेट ऑफ रियल नंबर इन द ओपन इंटरवल 0,1। तो आप ध्यान रखना कि कोई भी इंटरवल a, b टाइप का ओपन हो या क्लोज हो, कोई भी हो जहाँ पर a नॉट इक्वल्स टू b, तो वो सारे इंटरवल हैं वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, इंटरवल आपके पास मैंने अगर हम बात करें तो सबसे पहला एक इंटरवल होता है मेरे पास एम्प्टी सेट, ये भी मेरे पास एक इंटरवल है ओपन इंटरवल a, ए। दूसरा मेरे पास होता है सिंगलटन ए, जिसको मैं लिख सकता हूँ क्लोज इंटरवल a, ए। ये मेरे पास दो फाइनाइट इंटरवल होते हैं। इसके अलावा जो भी इंटरवल हैं वो सारे के सारे इनफाइनाइट हैं और अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे लिखें a, b ओपन क्लोज a, b ओपन a क्लोज b क्लोज a ओपन b, चार तो मेरे पास ये हो गए। इसके अलावा मैं बात करूं a टू इनफाइनाइट क्लोज a टू इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टू b माइनस इनफाइनाइट टू b और माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, 5, 4, 9 और 2, 11 जो इंटरवल हैं उनको हम 11 भागों में बांट सकते हैं या 11 टाइप के इंटरवल हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे इंटरवल हैं वो अनबाउंडेड होते हैं, ये सारे के सारे बाउंडेड होते हैं। बट अगर मैं फाइनाइट और इनफाइनाइट की बात करूं तो ये इनफाइनाइट होते हैं और ये फाइनाइट होते हैं। तो आपसे बोले कोई कि एवरी इंटरवल हैज, या मैं बोलूं एवरी इंटरवल कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट, तो ये स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। या मैं बोलूं एवरी इंटरवल कंटेन्स अनकाउंटेबल एलिमेंट्स, तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपने को स्टेटमेंट जब भी बोले उसको 2 बार पढ़ना है। यहाँ पर अगर ऐसे बोले ना एवरी इंटरवल, एवरी नॉन एम्प्टी नॉन सिंगलटन इंटरवल कंटेन्स अनकाउंटेबल एलिमेंट, देन स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि ये दोनों इंटरवल ही हैं, ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है, जबकि ये जो फाइनाइट एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। बट यहाँ पे बोला a, b और 0,1 और 0 और 1 तो अलग अलग हैं, तो यानी कि ये इंटरवल अनकाउंटेबल एलिमेंट रखेगा। तो ये तीनों तो आपके पास डिस्कार्ड हो गए, ऑप्शन बचा फोर्थ। और यहाँ से हम देख भी रहे हैं कि n/n+1 टाइप के एलिमेंट हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं, ये मेरे पास काउंटेबल सेट हो जाएगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या पूछा गया है कि एक सीक्वेंस दे दी है, एक एक्शन दे दिया है, nth टर्म दे दिया है किसी सीक्वेंस का कि 1 + 1/n वेन n इज इवन और -1 - 1/n वेन n इज ओड। तो ये सीक्वेंस, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो ये सीक्वेंस बाउंडेड है, और ये वाली सीक्वेंस हम जानते हैं कि इसका अपर बाउंड क्या हो जाएगा, n का मान अगर मैं इवन 2 रखूं तो 3/2 आ जाएगा, और मैं बात n का मान 1 रख देता हूं तो -2 हो जाएगा, यानी -2 से 3/2 के बीच में ही इसके सारे के सारे टर्म आएंगे। तो ये सीक्वेंस बाउंडेड है। हम जानते हैं कि अगर बाउंडेड सीक्वेंस क्या है, बाउंड, ये सीक्वेंस के अंदर मैंने लिमिट सुपीरियर और इन्फीरियर के अंदर अच्छे से समझा रखा है, तो आप इसके नोट्स भी देख सकते हो। तो बाउंडेड सीक्वेंस में अगर इसके लिमिट पॉइंट क्या है, फाइनाइट है, इसके लिमिट पॉइंट हैं वो फाइनाइट है, तो क्या हो सकते हैं, जो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो क्या कहलाएगा, सुप्रीम लिमिट सुपीरियर निकालना है, इसका लिमिट सुपीरियर को हम इस प्रकार भी डिनोट करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट, और जो लिमिट इन्फीरियर है इसको डिनोट करते हैं इस प्रकार, वो क्या हो जाएगा, लिस्ट लिमिट पॉइंट, यानी इसके जितने भी लिमिट पॉइंट हैं वो लिमिट पॉइंट निकालो
और जो सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट है वो तो लिमिट सुपीरियर बन जाएगा, जो सबसे छोटा है वो लिमिट इन्फीरियर बन जाएगी। तो हम सबसे पहले इसके लिमिट पॉइंट निकालें तो मेरे पास क्या हो जाएगा, जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाते हैं हम, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn कितना आ जाएगा, इसका मान जब n इवन हो तो 1 और n ओड हो तब मेरे पास कितना हो जाएगा -1, यानी 1 और -1 आ जाएगा। लिमिट लगाते हैं तो ये मेरे पास दो लिमिट पॉइंट आ गए। तो लिमिट पॉइंट कितने हो गए इसके, -1 और +1, दो लिमिट पॉइंट हो गए। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया एक तो कि सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है नहीं है, क्योंकि दो या दो से अधिक लिमिट पॉइंट है तो वो सीक्वेंस कभी भी कन्वर्जेंट नहीं हो सकती। तो अब देखें दो ही हैं तो सबसे बड़ा वाला 1 है तो ये लिमिट सुपीरियर हो जाएगा, और छोटा वाला -1 है ये लिमिट इन्फीरियर हो जाएगा। या इसको डिनोट करने का तरीका ये भी है, तो लिमिट सुपीरियर और इन्फीरियर ये बोला सेम होंगे, 1 के बराबर होंगे, गलत है। ये बोला दोनों इक्वल होंगे और -1 के बराबर होंगे, ये भी गलत है। नेक्स्ट है कि लिमिट सुपीरियर तो 1 होगा, लिमिट इन्फीरियर -1 होगा, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन 4 है वो गलत हो जाएगा। तो लिमिट सुपीरियर और इन्फीरियर का क्वेश्चन आता है, अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसके लिमिट पॉइंट निकाल लो। अगर लिमिट पॉइंट एक ही है तो वही लिमिट सुपीरियर और वही लिमिट इन्फीरियर हो जाएगा। एक से ज़्यादा है तो जो सबसे बड़ा है वो लिमिट सुपीरियर, जो सबसे छोटा है वो लिमिट इन्फीरियर बन जाएगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की आगे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज कोची सीक्वेंस। तो रियल नंबर में बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कोची यानी कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो आपको देखना है कौन सी सीक्वेंस कन्वर्जेंट। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन आप सभी जानते हो कि ये सीक्वेंस तो डाइवर्जेंट है, और डाइवर्जेंट के अंदर भी ओसिलेट फाइनाइटली, ओसिलेट फाइनाइट। कैसे, क्योंकि ये बाउंडेड है प्लस लिमिट पॉइंट है इसके दो, बाउंडेड एंड -1 + 1 है लिमिट पॉइंट। तो बाउंडेड सीक्वेंस अगर एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट रख रही है तो वो कभी भी कन्वर्जेंट नहीं हो सकती है, तो ये कोची भी नहीं हो सकती है रियल के अंदर। ये सीक्वेंस क्या है, n टेंस टू इन्फिनिटी पे इनफाइनाइट, यानी अनबाउंडेड अबो आ गई, अनबाउंडेड अबो। और ये है डाइवर्ज टू इनफाइनाइट, डाइवर्ज टू इनफाइनाइट। सभी जानते हो कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस या तो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, कभी भी ऑसिलेट हो ही नहीं सकती है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, अनबाउंडेड अबो है तो डाइवर्ज टू इनफाइनाइट। सेम ये वाली भी अनबाउंडेड अबो है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और डाइवर्ज टू इनफाइनाइट है, और इन दोनों की लिमिट कितनी आएगी इन्फिनिटी पे, इनफाइनाइट आएगी। बट इसकी अगर मैं लिमिट निकालता हूँ n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n क्या आ जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू 0, यानी फाइनाइट लिमिट आ रही है। दिस इम्प्लाइज इट इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है, इस बिल्कुल क्या करना है, बस आपको ये चेक करना है कि किसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली। लिमिट एग्जिस्ट होने का मतलब है फाइनाइट और यूनिक होनी चाहिए, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, और आर के अंदर कोची है वो ही कन्वर्जेंट, और कन्वर्जेंट है वो कोची होती है। ठीक है, पर ध्यान रखना ये सीक्वेंस है, अगर यहाँ पे सीरीज आ जाती समेशन 1/n तो ये वाली कन्वर्जेंट नहीं होती भाई, पी सीरीज टेस्ट। तो इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे सीरीज वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ आपको ये नहीं, तो जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है, आपको साथ में एक कंसेप्ट भी समझना है कि ये क्वेश्चन है वो कौन से कंसेप्ट से हो रहा है, ताकि इस टाइप से या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सेट एग्जाम में आता है या नेट में आता है या CUET में आता है तो उसको आप आसानी से सोल्व कर सको। ठीक है ना, तो टाइम अपने को 10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा लगे कोई बात नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं या इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट हैं उनको भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 4, द इंटीग्रल 0 to π/2 sin x अपॉन x की पावर n-1 dx। तो मैंने बताया था कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, और ये सेकंड काइंड का। फर्स्ट काइंड में क्या होता है, तो 0 से ये लिमिट होती है ना a, b, वो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ये अनबाउंडेड होता है या इनफाइनाइट होती है।
सेकंड काइंड में क्या होता है, ये फंक्शन है वो बाउंडेड होता है, तो ये वाला फंक्शन है वो 0 पे बाउंडेड है, अतः ये सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है और 0 है इसका पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी। पीआईडी का मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी, यानी 0 पर इस फंक्शन क्या हो रहा है, अनबाउंडेड हो रहा है, ये फंक्शन अनबाउंडेड हो रहा है। जब मैं बोलूँ 0 पे इसकी लिमिट निकालते हैं तो वो इनफाइनाइट आ रही है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, एक रिजल्ट है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्या है रिजल्ट कि 1/x की पावर n dx a टू इनफाइनाइट, जहाँ पर a का मान क्या है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ध्यान रखना ये वाला इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन है, मैं यहाँ पे अलग लिखता हूँ इस साइड, a टू इनफाइनाइट 1/x की पावर n dx, जहाँ पर a का मान 0 से बड़ा है, तो ये कन्वर्जेंट कब होगी, कन्वर्जेंट इफ x की पावर p ले लेते हैं, चलो x की पावर p, तो कन्वर्जेंट कब होगा, तो एक छोटा सा हम रिजल्ट लिखते हैं यहाँ पर पहले, वो आपको काम आएगा डायरेक्ट। क्या है, फर्स्ट रिजल्ट तो ये है कि 1/x की पावर n a टू इनफाइनाइट dx, तो ये वाला जहाँ पर a का मान ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, क्योंकि 0 पर ही इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी हो रही है इसकी, तो ये वाला इसकी दो बाउंडेड जो a से इनफाइनाइट रेंज है वो अनबाउंडेड, जो लिमिट की रेंज है वो अनबाउंडेड है, तो ये तो फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो ये वाला तो डायरेक्ट जैसे हम ये करते हैं ना, समेशन 1/x की पावर p n बराबर 1 टू इनफाइनाइट, तो ये p सीरीज टेस्ट या हाइपर हार्मोनिक सीरीज टेस्ट से ये कन्वर्जेंट कब होता है, जब p का मान 1 से बड़ा और p का मान 1 से छोटा या बराबर हो, तब क्या होता है, डाइवर्जेंट। तो यहाँ से यही हो जाएगा कन्वर्जेंट इफ n का मान ग्रेटर देन 1 और डाइवर्जेंट इफ n का मान लेस देन इक्वल्स टू 1। तो ये मेरे पास था जब लिमिट इसकी a से इनफाइनाइट है। नेक्स्ट इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि 0 to 1 1/x dx x की पावर n, ठीक है ना, 0 से 1 में हो जाए तो 0 से 1, ये क्या आपके पास इस बार बाउंडेड हो गया है, या मैं बोलूँ कि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है ये बाउंडेड है, बट फंक्शन अनबाउंडेड है, तो ये सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो ये कन्वर्जेंट कब होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, कन्वर्जेंट इफ n का मान लेस देन 1 और डाइवर्जेंट इफ n का मान ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, 0 से 1 हो या ऐसे याद रखो कि फाइनाइट हो। इसके अंदर आप अगर इन जनरल इसको लिखना चाहो तो ऐसे होगा a टू b 1/x माइनस a की पावर n dx। तो ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट है वो इस प्रकार हो जाएगा a पर, और दूसरा हो जाएगा a टू b 1/b माइनस x की पावर n dx। तो ये वाला भी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट है, वो n का मान लेस देन 1 तो कन्वर्जेंट और n का मान ग्रेटर देन 1 तो डाइवर्जेंट, क्योंकि ये a पर है तो x माइनस a, b पर है तो b माइनस x, बट यहाँ पे a का मान कितना आ गया, 0 आ गया, तो 0 वाला है। ये इन जनरल है बट मोस्टली यही 0 से 1 में पूछा जाता है, या 0 से 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कोई फर्क है नहीं, बट ये बाउंडेड हो। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। अब हम यूज देखते हैं क्वेश्चन पूछा गया है 0 से π/2 साइन x अपॉन में x की पावर n माइनस 1 इंटू dx। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंपैरिजन जो टेस्ट है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, उसका यूज करेंगे। तो हम जानते हैं सीरीज के अंदर, एक सीरीज के अंदर पढ़ते हैं हम, क्या है टेस्ट है सीरीज में। देखें सबसे पहले कि समेशन एक्स एन, आपके पास कोई भी एक सीरीज, इफ एक्स एन एंड वाई एन भी ले लेते हैं, वाई एन मेरे पास कोई दो सीरीज हैं, इफ लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एक्स एन अपॉन वाई एन एल आ जाता है, जो कि नॉन जीरो और फाइनाइट क्वांटिटी, देन सीरीज एक्स एन एंड वाई एन बिहेव alike,
यानी कि एक्स एन और वाई एन है उनका बिहेव सेम होगा, या तो दोनों एक साथ कन्वर्जेंट होंगी या दोनों एक साथ डाइवर्जेंट होंगी। और वाई एन हम वो इस प्रकार चूज करते हैं कि उसका हमें पता रहता है कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। सेम रिजल्ट है वो यहाँ पर भी यूज में लिया जाता है। ये फर्स्ट काइंड के लिए अलग है और सेकंड काइंड के लिए अलग। तो जीरो इसकी पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी है। तो हम देखते हैं, मेरे पास ये फंक्शन ले लेते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर सीक्वेंस होते हैं एक्स एन और वाई एन, यहाँ पर मेरे पास फंक्शन होते हैं साइन एक्स अपॉन में एक्स की पावर एन माइनस वन। अब इसको मैं लिख सकता हूँ एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन में एक्स, मुझे पता है इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर एन माइनस टू। और हम जानते हैं कि इसकी लिमिट तो फाइनाइट वन होती है। तो अगर मैं इसको जी एक्स ले लेता हूँ, लेट जी एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स की पावर एन माइनस वन। अब मैं लिमिट निकालता हूँ एक्स टेंस टू जीरो, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी पे निकालते हैं एफ एक्स अपॉन जी एक्स। कितना बचेगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एन माइनस टू, सॉरी एन माइनस टू। तो क्या बचेगा, यह आ जाएगा लिमिट साइन एक्स अपॉन में एक्स, एक्स टेंस टू जीरो। और हम जानते हैं इसकी लिमिट कितनी आती है, वन, जो कि क्या है, फाइनाइट है और नॉन जीरो। जैसे हम सीरीज में देखते हैं सेम यहाँ पर देखना होता है। एक फंक्शन एफ एक्स लेते हैं, दूसरा फंक्शन हम जी एक्स चूज करते हैं कि उनकी लिमिट एफ एक्स अपॉन जी एक्स की लिमिट निकालते हैं किस पर, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी। तो वो अगर फाइनाइट और नॉन जीरो आ जाती है तब हम क्या बोल देते हैं कि एफ एक्स और जी एक्स है वो या तो दोनों एक साथ कन्वर्जेंट होंगे या दोनों ही डाइवर्जेंट। अब हमें पता है जी एक्स के बारे में, चूंकि इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स की पावर एन माइनस टू डी एक्स जीरो टू इनफाइनाइट, सॉरी जीरो टू वन, जीरो टू वन के अंदर ही है ना, जीरो से पाई बाई टू है, सॉरी जीरो से पाई बाई टू। कि ये रिजल्ट अभी देखा था हमने कि जीरो से बाउंडेड के लिए जीरो से वन या ए से बी कुछ भी हो, तो ये कन्वर्जेंट कब होता है, जो ये वाला जो एक्स की पावर है ये क्या होनी चाहिए कन्वर्जेंट के लिए, एक से छोटी होनी चाहिए। या मैं बोलूँ इज कन्वर्जेंट इफ एन माइनस टू लेस देन वन होना चाहिए। आपको ये रिजल्ट ध्यान में रखना है, तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं दिस इक्वल्स टू एन लेस देन थ्री, यानी एन का मान तीन से छोटा है तो ये कन्वर्जेंट होगी। और डाइवर्जेंट कब होगी, डाइवर्जेंट इफ एन का मान तीन से बड़ा या बराबर हो, क्योंकि यहाँ पे रखेंगे एन माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, यानी एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री। एन का मान जब तीन से छोटा है तो कन्वर्जेंट, और तीन से बड़ा या बराबर है तो डाइवर्जेंट, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा, तीन नंबर ऑप्शन। तो इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन देखा और साथ में इस रिजल्ट को भी डिस्कस किया। तो ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है किसका, इम्प्रॉपर इंटीग्रल का। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फंक्शन है जो कौन सा कॉन्टिन्यूस। तो इस रिजल्ट को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसको ज़्यादा समय नहीं देंगे। क्या है क्वेश्चन कि एफ एक्स बराबर कोई भी फंक्शन है फाइव वन एक्स, ये मेरे पास कोई भी फाइव टू एक्स, जब एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर और एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल यानी आर माइनस इज कॉन्टिन्यूस वेयर फाइव वन एक्स एंड फाइव टू एक्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो। ठीक है ना, पहली बात तो फाइव वन एक्स और फाइव टू एक्स दोनों कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। और ये फंक्शन एफ एक्स कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब दोनों इक्वल हो जाते हैं। जहां पर ये दोनों इक्वल होते हैं दैट इज कि फाइव वन ए बराबर फाइव टू ए, अगर ऐसा हो रहा है तो ए पर क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। या मैं बोलूँ कि वहां पर कॉन्टिन्यूस होंगे जहां पर फाइव वन एक्स और फाइव टू एक्स का कॉमन रूट हो। तो हम जानते हैं कि वन और जीरो कभी बराबर नहीं हो सकते, वन नॉट इक्वल्स टू जीरो, दिस इंप्लाइज ये फंक्शन कहाँ भी कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता। तो एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस फॉर एवरी पॉइंट ऑफ आर, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ये रिजल्ट आप ध्यान में रख सकते हो, दिस इज रिजल्ट। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6। तो पूछा है कौन सा फंक्शन है वो जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं।
तो इसका भी मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही एक वीडियो डाला है, इम्पोर्टेंट रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, तो उसको आप देखोगे तो ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन एफ एक्स बराबर अंडर रूट मोड एक्स, मोड एक्स ही 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता तो अंडर रूट भी नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन गलत। अगर हम बात करें ये वाला रिजल्ट भी हम देख सकते हैं, एक रिजल्ट है, क्या रिजल्ट है कि एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एम साइन 1/x, या कोस भी हो सकता है यहाँ पर, एक्स नॉन जीरो और जीरो जब एक्स बराबर, देन एफ इज कॉन्टिन्यूस इफ एम का मान क्या हो जाए ग्रेटर देन 0, एफ इज डिफरेंशिएबल इफ एम का मान क्या हो जाए ग्रेटर देन 1 हो जाता। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। यहाँ पर साइन की जगह कोस भी आ सकता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, एक्स की पावर 1 है तो कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल कब होगा, जब एम का मान 1 से बड़ा हो, तो ये भी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। थर्ड है एक्स की पावर 1/3, एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 1/3, ये बी फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एक्स की पावर 1/3 है, ये भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। हम बात करें एफ एक्स बराबर एक्स मोड एक्स, तो हमने जो लास्ट रिजल्ट था, लास्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी कि एफ एक्स बराबर एक्स इंटू मोड एक्स, तो अगर कोई फंक्शन रिपीटेड रूट रखता हो तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। या इसको ऐसे लिख सकते हैं जी एक्स इंटू एच एक्स, अगर दोनों जीरो हो, दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए पहली बात, तो दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूस हैं, एक्स भी कॉन्टिन्यूस है, मोड एक्स भी कॉन्टिन्यूस है। एक्स बराबर 0 पर ये भी 0 रख रहा है, ये भी 0, यानी इस दोनों के पास एक्स बराबर 0 पर 0 है। दिस इम्प्लाइज इट इज़ डिफरेंशिएबल फंक्शन एट 0। ओरिजिन की बात की ना, तो ये फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7। तो मैंने बताया था बी ए बी की डोमेन निकालना किसी भी फंक्शन जो दो सम फंक्शनों के सम के रूप में लिखा जाता है, यानी एफ जी प्लस एच में लिखा है तो जी का डोमेन निकाल लो, एच का डोमेन निकाल लो और उन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे तो एफ का डोमेन आ जाए। तो हम जानते हैं कि ये वाला फंक्शन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एफ एक्स का डोमेन क्या होता है या कब डिफाइन होता है, जब एफ एक्स का मान ग्रेटर देन 0। या लॉग ऑफ एफ एक्स कब डिफाइन होता है, जब ये मेरे पास ए है और 1 से बड़ा है, जब एफ एक्स का मान ग्रेटर देन 0 होता है। ये ग्रेटर देन इक्वल होगा और ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पर क्या करना, सबसे पहले हमें अंडर रूट एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 का मान ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और इंटरसेक्शन मतलब एंड साथ में क्या होना चाहिए, 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी माइनस वाई स्क्वायर, ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आना चाहिए, एंड ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान है वो लेस देन 4 आना चाहिए। इन दोनों कमाइंड कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा और लेस देन होगा 4 से। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट ही यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट था वो क्या था कि दो फंक्शन के सम में कोई फंक्शन लिखा जाता है तीसरा, और तीसरे फंक्शन का आपसे डोमेन पूछा जाता है, तो उन दोनों फंक्शन का डोमेन निकालो और उनका इंटरसेक्शन ले लो। तो ये क्या बोला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान है वो 4 से छोटा होगा, ये बोल रहा है इसका मान 1 के बराबर 1 से बड़ा होगा, इंटरसेक्शन में क्या आएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट ही आएगा। तो ये ऑप्शन आपके पास ए फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि कौन सा अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के अंदर क्या होता है कि हमें मोड लेके चेक करना है, और जो भी होगा कन्वर्जेंट वो अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि समेशन 1/x की पावर p इज कन्वर्जेंट इफ p का मान 1 से बड़ा है और डाइवर्जेंट इफ p का मान 1 से छोटा या बराबर है। इसको बोलते हैं हाइपर हार्मोनिक सीरीज या इसको बोलते हैं p सीरीज टेस्ट। तो
सबसे पहले मोड लेंगे, मोड लेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगी ऑप्शन फर्स्ट में मोड लेते ही समेसन 1 में n की पावर 3/2, और 3/2 1 से बड़ा है, 3/2 ग्रेटर देन 1, दिस इम्प्लाइज इट इज कन्वर्जेंट। क्या पूछा है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, यानी मोड लेने के बाद कन्वर्जेंट आ गई तो ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगी, डायरेक्ट यहाँ से बोल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखें, सेकंड ऑप्शन में क्या हो जाएगा, मोड लेने के बाद 1/n √n, 1/2 1 से छोटा है, डाइवर्जेंट। ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करें तो मोड लेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 1/n आ जाएगा, -1 की पावर n/n। तो मोड लेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 1/n, और पी सीरीज देखें तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये n का मान 1 से बड़ा है, 1 के बराबर है, बराबर होगा तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। अगर हम बात करें इसकी, मोड लेने के बाद ये आ जाएगी n की पावर 1/3, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1/3 है वो तो 1 से छोटा है, दिस इम्प्लाइज डाइवर्जेंट। तो पी सीरीज टेस्ट से ये तीनों के तीनों ऑप्शन है ये तो क्या हो जाएंगे, डाइवर्जेंट हो जाएंगे, और फर्स्ट ऑप्शन है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट ही पी सीरीज टेस्ट का आपको पता है और साथ में एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट का कंसेप्ट पता है। तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट का मतलब क्या है कि समेसन मोड ऑफ एक्स एन कन्वर्जेंट, तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। एक होता है कंडीशनली, कंडीशनली कन्वर्जेंट में क्या होता है कि आपके पास सीरीज एक्स एन तो कन्वर्जेंट होती है, एंड जो मोड लेते हैं वो क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। तो ये कन्वर्जेंट और ये डाइवर्जेंट हो तो उस केस में मेरे पास जो सीरीज आएगी उस सीरीज को बोलते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट, और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट के अंदर मोड लेने के बाद जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन था। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन के अंदर बाउंडेड वेरिएशन और इसके डेरिवेटिव के बारे में पूछा। तो बाउंडेड वेरिएशन का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, बाउंडेड वेरिएशन को तो हम कभी बाद में समझेंगे। यहाँ पर पार्टीशन, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को ध्यान में रखना कि अगर फंक्शन ए मोनोटोनिक, ये मोनोटोनिक फंक्शन इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, ठीक है ना, अगर कोई मोनोटोनिक फंक्शन है तो वो बाउंडेड वेरिएशन होगा। तो अब हमें देखना है ये मोनोटोनिक फंक्शन है या नहीं। तो मोनोटोनिक फंक्शन कब होता है, एक रिजल्ट होता है मोनोटोनिक के लिए कि एफ एक्स इज मोनोटोनिक, टोनिक कब होगा, मोनोटोनिक का मतलब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कब होगा, इफ एफ डैश एक्स क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाए। और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग कब होगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग कब होगा, इफ एफ डैश एक्स है वो लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाए, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। तो अगर यहाँ पर हम देखें कि एफ डैश एक्स करें, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2/3 एक्स की पावर -1/3, यानी 2/3 और 1/x की पावर 1/3। तो इसका मान 0 पर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, और 1 पर कितना हो जाएगा, 1, यानी इसका मान ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही रहेगा हमेशा। एफ डैश एक्स का मान ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होने का मतलब दिस इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, यानी मोनोटोनिक फंक्शन हो गया। दूसरी चीज़ साथ में क्या है, पूछा है कि एफ डैश बाउंडेड होगा या अनबाउंडेड होगा। तो अगर हम इसका एफ डैश निकालें तो मेरे पास कितना आ गया, एफ डैश इक्वल्स टू 1/2/3 एक्स की पावर 1/3। अगर हम इसका मान 0 से 1 में देखना, 0 पर इसका मान कितना आ जाएगा, एफ डैश 0 बराबर इनफाइनाइट, यानी ये तो अनबाउंडेड हो गया। तो जैसे अनबाउंडेड आया तो ये दो ऑप्शन तो ये कैंसिल आउट, डायरेक्ट ही हो गए, ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड। ये पूछा एफ इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, यहाँ पे एफ इज नॉट ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, बट हम जानते हैं कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन तो बाउंडेड वेरिएशन का होता है, दिस इम्प्लाइज इट इज ए बाउंडेड वेरिएशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपके पास करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। तो बाउंडेड वेरिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूँ। अब लास्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ ए मैट्रिक स्पेस एक्स सेटिस्फाई द बोल्ट्जमान-वीयरस्ट्रैस प्रॉपर्टी। तो सीक्वेंस के केस में क्या होती है बोल्ट्जमान-वीयरस्ट्रैस प्रॉपर्टी, सीक्वेंस हमेशा इनफाइनाइट होती है ना, तो एवरी बाउंडेड सीक्वेंस,
एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट, यानी कोई भी सीक्वेंस जो बाउंडेड होनी चाहिए तो हमेशा क्या रखेगी, कम से कम एक लिमिट पॉइंट रखेगी। अगर एक लिमिट पॉइंट रख रही है तो कन्वर्जेंट, एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट रख रही है तो वो फाइनाइटली ऑसिलेट हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछा। फर्स्ट क्या है, एक्स इज नॉट कॉम्पैक्ट, तो यहाँ से हम नहीं बोल सकते एक्स इज नॉट सिक्वेंसली कॉम्पैक्ट, तो ये हम वैसे तो डायरेक्ट नहीं बोल सकते। वैसे देखें तो बाउंडेड भी है और क्लोज इसका लिमिट पॉइंट है तो वो इसको कंटेन करेगी। फर्स्ट ऑप्शन है एक्स इज नॉट कॉम्पैक्ट, तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, कॉम्पैक्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे मैं बात करूँ 1/n ये सीक्वेंस तो कॉम्पैक्ट नहीं है क्योंकि बाउंडेड है बट क्लोज नहीं है, इसका लिमिट पॉइंट 0 है जो इसको कंटेन नहीं कर रही। बट दूसरी सीक्वेंस मेरे पास ये सीक्वेंस है 1 1 1 या मैं बोलूँ -1 की पावर n, ये सीक्वेंस है, ये दोनों ही क्लोज एंड बाउंडेड हैं। क्लोज भी है क्योंकि लिमिट पॉइंट कंटेन कर रहा है, ये भी कंटेन कर रही है और बाउंडेड भी है, ये तो कॉम्पैक्ट हो गई। तो ये कॉम्पैक्ट नहीं है ऐसा भी नहीं बोल सकते और कॉम्पैक्ट है ये भी नहीं बोल सकते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड है ये गलत हो जाएंगे। सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट का मतलब ये, एवरी इनफाइनाइट सीक्वेंस हमेशा इनफाइनाइट होती है, इन एक्स हैज़ नो क्लस्टर पॉइंट, बट ये स्टेटमेंट तो बोलता है कि एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, तो ऑप्शन थर्ड इज आल्सो रॉन्ग। लास्ट क्या है, एवरी इनफाइनाइट सीक्वेंस एक्शन इन एक्स हैज़ ए लिस्ट हैज एट लीस्ट वन क्लस्टर पॉइंट। क्लस्टर पॉइंट का मतलब क्या होता है, लिमिट पॉइंट ही होता है, इसका दूसरा नाम अक्यूमुलेशन पॉइंट भी होता है। तो ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये था आपके पास 11th क्वेश्चन जो पूछा गया था रियल एनालिसिस के अंदर बोल्जोनो-वाइस्ट्रास थ्योरम से। तो ये थ्योरम आपको ध्यान रखना है रिजल्ट को। तो आपने अगर आपने ये क्वेश्चन देखे हैं तो यहाँ पर एक बात आपको साफ साफ पता चल रही है कि क्वेश्चन है वो प्रत्येक टॉपिक से पूछे गए हैं। जैसे बाउंडेड वेरिएशन हो गया है, यहाँ पर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो गया है, यानी सीरीज़ का क्वेश्चन आ गया है। इसके बाद मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन था आपके पास फंक्शन का, ये डिफरेंशिएबिलिटी का, ये कॉन्टिन्यूटी का, ये आपके पास फंक्शन था इम्प्रॉपर इंटीग्रल का, ये आपके पास फंक्शन था सीक्वेंस से रिलेटेड, ये फंक्शन आपके पास लिमिट इनफीरियर और लिमिट सुपीरियर का, और ये फंक्शन था काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी। तो प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरी चीज़, क्वेश्चन है वो ज़्यादा डीपली नहीं पूछे गए, आसान अगर आपको कंसेप्ट पता है क्या कंसेप्ट है और उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं उनके बारे में जानकारी है तो वो क्वेश्चन आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको अच्छे से क्वेश्चन में ये देखना है क्या पूछा गया है, कहीं नोट तो नहीं लगा हुआ। दूसरी चीज़, उसके ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है। अदरवाइज क्या है, हम क्वेश्चन पढ़ते ही डायरेक्ट ऑप्शन पढ़ते ही नहीं है, उसको सोल्व करने लग जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं अगर हम उनको ऑप्शन से देखेंगे तो डायरेक्ट ही हो जाएंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और आराम से करना है। रियल के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे तो ये आपके पास प्लस पॉइंट है कि ये क्वेश्चन है वो टाइम नहीं लेंगे डायरेक्ट। ये तो मैंने समझाने में आपको टाइम ले दिया, अदरवाइज आप डायरेक्ट बोल सकते हो अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल, डायरेक्ट फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट। यहाँ पर हम जानते हैं कि लिमिट पॉइंट क्या है, इसके फाइनाइट है और बाउंडेड है, तो 1 क्या हो जाएगा लिमिट सुपीरियर, -1 क्या हो जाएगा लिमिट इन्फीरियर। थर्ड क्वेश्चन डायरेक्ट आप देखते बता सकते हो कन्वर्जेंट, ये नहीं है ये नहीं ये नहीं है। तो अगर आप खुद क्वेश्चन करोगे तो 11 क्वेश्चन है ये 5 मिनट के अंदर हो जाएंगे, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, उसके अलावा आपको टाइम नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन आप सभी जानते हो कि पता नहीं कितनी बार कर चुके हो कि 0 और 1 ये जहाँ पर इक्वल होंगे सिर्फ उन्हीं पॉइंट पे फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होगा, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। दिस इंप्लाइज पूरे के पूरे आर पर है ये डिसकॉन्टिन्यूस होगा फंक्शन। ये डोमेन का है तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए भी दो फंक्शंस का सम है उसका हम डोमेन कैसे निकालते हैं। तो ये कंसेप्ट है, अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है तब हम क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये था सेट एग्ज़ाम 2012 का पेपर नंबर 2। तो सेट 2012 का जो पेपर 3 है उसको भी हम बहुत जल्दी ही सॉल्व करेंगे, रियल एनालिसिस वाला पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।